the phenomenon of movement of particles of a solute and the particles of solvent हो गया diffusion. किसको कहते हैं छोड़ दो. Complete intermixing is known as diffusion. Define osmosis. You got my experiment? Define osmosis, the phenomenon of passage of pure solvent into the solution or from less concentrated solution to more concentrated solution through semi-permeable membrane is called osmosis. Theory ये कहती है कि it is the passage of solvent molecules from one side to other. थोड़ी बहुत माइग्रेशन दूसरी साइड से भी होती है, इसलिए एरो लगा हुआ होता है. बट जब आप उसको थ्योरेटिकली बुकिश लैंग्वेज की तरह पढ़ोगे, इट इज ऑलवेज द पैसेज ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन साइड टू फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स अदर साइड. यहाँ पर ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या पानी ही रहा या वो डाइल्यूट कॉपर सल्फेट ही रहा, थोड़ी देर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू माइग्रेशन होने के बाद पानी का लेवल कम हो गया और कॉपर सल्फेट का लेवल. What are semi-permeable membranes? Semi-permeable membranes are those which allows only the solvent and not the solute particles to flow through it. There are natural semi-permeable membranes and artificial. Natural semi-permeable membrane is cellophane membrane or animal bladder. This was the first artificially prepared. Now, what are how many types of osmosis is there? Endosmosis and exosmosis. Endosmosis पानी का लेना, exosmosis पानी का देना. Inflow of solvent molecules, endosmosis. पानी का देना, exosmosis. अभी मैंने एग वाली एग्जाम्पल समझाई. अगर एग पानी ले लेगा तो एंडोस्मोसिस. अगर आप उसको प्योर पानी में रख दोगे तो एंडोस्मोसिस. अगर उसको नमक के पानी में रख दोगे वो अपना पानी दे देगा, एक्सोस्मोसिस. किचन की शेल्फ तो चलो गर्मी के कारण या नमक के पानी में रख देना. जिसको आप प्योर पानी में रखोगे इट विल स्वेल, क्योंकि जो उसकी स्किन है दैट इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इट अलाउज ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू मूव थ्रू इट. यस, अब मैं आ रही हूं अपनी एक्चुअल वाली एग्जाम्पल पर कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं. पहले आप ध्यान से समझेंगे सब लोग. अभी मैंने कुछ नहीं, अभी तो मैं सिर्फ ये बता रही हूं. ऑस्मोटिक प्रेशर की 2 डेफिनेशंस कराऊंगी 2 एक्सपेरिमेंट्स के साथ. ध्यान से सुनना, ये पता होगा. दूसरी चीज ये भी आपको पता होगी सभी बच्चों को कि एक पतली सी कैपिलरी में डिवेलप्ड प्रेशर को डिवेलप करना ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू अ बिग टेस्ट ट्यूब्स. ऑब्वियसली पिस्टन, एक मिनट, पिस्टन कभी इमूवेबल होता है? पिस्टन कभी इमूवेबल होता है? उसका मतलब ही क्या है फिर पिस्टन? तो फिर पिस्टन लगाने की क्या जरूरत है? अगर मुझे ऑस्मोसिस नहीं करना, मैं यहाँ पर एक फिक्स्ड फट्टा लगा देती हूँ. ऑस्मोसिस तो होगा ही नहीं ना. थर्मोडायनेमिक्स के चैप्टर में वंस यू वर स्टडिंग रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंजेस, द मिनिमम, अंडरलाइन द वर्ड दिया मैंने आगे, द मिनिमम एक्सेस प्रेशर which must be applied over the solution to just prevent the penetration of pure solvent into solution. अब ये अगला टॉपिक है आइसोटोनिक. देखो बेटे, नॉर्मल बीपी किसको कहते हैं ह्यूमन बींग्स में? 120/80. मुझे लगता है अगर मैं आप लोगों से रैंडमली पूछूं तो हर किसी के घर में कोई ना कोई एक बीपी का पेशेंट जरूर होगा. एक नहीं, ज्यादा ही होंगे. 120/80 इज द नॉर्मल बीपी. ये एक स्टैंडर्ड बना हुआ है that 120/80 is the standard. 120/80 से ज्यादा जिसका बीपी होता है उसको बोलते हैं हाइपरटेंसिव. 120/80 से जिसका कम बीपी होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेंसिव. अब ए और बी सपोज 2 सॉल्यूशंस हैं. अगर तो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर
B के ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर है, इट मीन्स दीज सॉल्यूशंस आर नोन एज आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस को कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। इनमें कभी ऑस्मोसिस नहीं होता, इसीलिए मैंने आपको बोला that human RBC is isotonic with 0.91% sodium chloride. If pi A is greater than pi B, तो उसको कहा जाता है A is hypertonic with respect to B. अगर हम बोल देते हैं pi B is greater than pi A, then B is hypertonic with respect to इस चीज की बात कर रहे हो। जब किन्हीं दो चीजों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है उनको बोला जाता है आइसोटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे के ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा है उसको बोला जाता है हाइपरटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे से कम है उसको बोला जाता है हाइपोटोनिक। इतनी चीज क्लियर हो गई सबको? यही चीज मैंने यहां बताने की कोशिश की है। सॉल्यूशंस विच हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर are known as isotonic or isoosmotic. If a solution is less osmotic pressure than the other, then it is known as hypotonic. A solution which has higher osmotic pressure than some other solution, then it is known as hypertonic. जैसे मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगी, if pi A is equal to pi B, it is known as isotonic. अगर पाई ए की वैल्यू बी से कम है, इट मीन्स ए इज हाइपो विद रिस्पेक्ट टू बी। ए इज हाइपो विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर पाई ए की वैल्यू ग्रेटर देन पाई बी है, देन ए इज हाइपर विद रिस्पेक्ट टू बी। अब मैं आपको ना मेजोरिटी ऑस्मोटिक प्रेशर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर के मेजोरिटी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के लिए मैं एक शॉर्टकट फॉर्मूला लेफ्ट पेज पर लिखवा रही हूं, लिखो। फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, it means CaRT is equal to CbRT। अगर तो this implies Na by Va is equal to Nb by Vb। अगर हम सेमी वॉल्यूम सोल्यूशन का ले रहे हैं, if Va is equal to Vb, then WA upon MA is equal to WB upon MB। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस कैटेगरी के मिलेंगे। मैं आज अभी सब्जेक्टिव नहीं कराऊंगी आपको, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत सारे इसके मिलेंगे। इज दैट क्लियर? पता लग गया आइसोटोनिक के लिए? अभी मैंने आपको बताया कि ह्यूमन आरबीसी 0.91% सोल्यूशन के साथ आइसोटोनिक है। उसने 3 एक्सपेरिमेंट बोले हैं। एक एक्सपेरिमेंट उसने आपको नोट्स में बोला है, ए एक्सपेरिमेंट इज, आपने ह्यूमन आरबीसी को आपको पता है ह्यूमन आरबीसी की शेप इज लाइक अ राजमा, लाइक अ बीन। राजमा जैसी शेप होती है तो बीन्स वही होती हैं। 0.91% सोल्यूशन के बीच में आपने रख दिया ना, तो नो चेंज विल टेक प्लेस। अगर आपने ह्यूमन आरबीसी को, उसने बी एक्सपेरिमेंट में बोला है, आपने इसको 5% NaCl में रख दिया, बाहर वाली चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई। जब बाहर वाली चीज की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो ये अपना पानी दे देंगे, इसको कहते हैं एक्सऑस्मोसिस, एंड इट विल श्रिंक। एक तो एक्सऑस्मोसिस हो जाएगा और एक ये चीज श्रिंक कर जाएगी। अगर आप इसी ह्यूमन, इतना बड़ा बॉक्स डायग्राम बनाने के लिए ही दिया है,
अगर आप इसको प्योर डिस्टिल्ड वाटर में रख देते हो, इफ यू कीप इट इन डिस्टिल्ड वाटर, it will take away water, it will swell and end osmosis will take place. जो प्लांट्स होते हैं ना, उनमें इस चीज का बहुत बड़ा रोल होता है. प्लांट्स की केमिस्ट्री में इस पूरी चीज का बहुत बड़ा रोल होता है. ये कुछ प्लांट्स के लिए टर्म्स हैं, हेमोलिसिस, प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन. अगर आप बहुत ज्यादा एक्सेसिव श्रिंकेज हो जाए, उसको कहा जाता है प्लाज्मोलिसिस और क्रीनेशन. Excessive exosmosis is known as plasmolysis. Excessive endosmosis is known as hemolysis, जिससे सेल रप्चर हो जाता है. Excessive endosmosis is known as hemolysis. Excessive exosmosis is known as plasmolysis or crenation. ये मैंने बताया है. एक्सेसिव श्रिंकेज इज नोन एज प्लाज्मोलिसिस और क्रेनेशन. एक्सेसिव स्वेलिंग विच लीड्स टू रप्चर ऑफ सेल, जिसके कारण सेल रप्चर हो गया, उसको कहते हैं हेमोलिसिस.